हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा आज अपन अ, आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा बच्चों आपको, है ना। इसका मतलब ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 4 है और ओवरऑल अपन ये 5th नंबर चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ओवरऑल ये 5th नंबर चैप्टर है आपका, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है, किस कैसे है ना। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। और क्लास बीच में छोड़ दी तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में करना क्या क्या है, देखिए इसमें अपन करेंगे क्या। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ ट्री which deals with the study of rate of reaction, ठीक है। factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction। देखिए है क्या बच्चों, सुनो। केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी रिएक्शन जो हो रही है वो किस स्पीड से होती है ना। वो स्लो, फास्ट हो रही है, कैसे हो रही है ना। उसकी अपने को स्टडी करनी है बच्चों, समझ में आ रही है बात। केमिकल काइनेटिक्स में अपन किसकी स्टडी करेंगे, हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे बच्चों किसी भी रिएक्शन की स्पीड की, है ना। किस स्पीड से हो रही है, वो स्लो हो रही है, वो फास्ट हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करनी है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को करते हैं कंसीडर, हेडिंग डालते हैं बच्चों, देखो सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज आर। अब एक बात बताओ बच्चों, जब कोई रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ठीक है ना। एक रिएक्शन में बच्चों दो चीजें, एक कॉमन सी अगर मैं बोलूं तो क्या क्या होता है बच्चों, बताओ। देखो एक होता है रिएक्टेंट, है ना, और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऐसा कुछ होता है। अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है ना, जैसे जैसे आपको पता होगा टाइम बढ़ता है तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या इनका जो प्रेशर है रिएक्टेंट का, वो तो कम होता है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन या जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो बढ़ता है क्या। बोलो बच्चों, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर कम होता जाता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना बच्चों। इसका मतलब एक गिवन टाइम में, एक गिवन टाइम में क्या होता है बच्चों, आपका गिवन टाइम में कंसंट्रेशन या प्रेशर में चेंज होता है कि नहीं होता है। गिवन टाइम में कंसंट्रेशन या प्रेशर में चेंज होता है कि नहीं होता। तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन में अब देखो, एक बार बताओ,
मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर कम हो रही है, इसका मतलब एक तरह से डिक्रीज हो रही है, इसको मैं माइनस इंडिकेट कर सकता हूं। एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब वो प्लस हो रहा है। हो रहा है क्या? भी किसी का चेंज प्लस हो रहा है तो किसी का माइनस हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? बोलो बच्चों, समझ में आ गई? तो देखिए बच्चों क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसका फॉर्मूला देखो क्या है। इसमें अपन लिखते हैं प्लस या माइनस, ठीक है ना? क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है ना? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन टाइम। ये लिखा बच्चों मैंने, समझ में आया आप लोगों को? ये प्लस माइनस ये भी समझ में आया? प्लस माइनस क्यों लिखा ये भी समझ में आया? आपको पता होगा बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रेशर कम होता जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये होता है बच्चों। बोलो बेटा, होता है क्या? अब जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। प्लस का मतलब देखो, प्लस का मतलब क्या है? इंडिकेट्स दैट एज टाइम increases concentration of product increases, है ना? माइनस indicates that as the time increases concentration of reactant decreases। बोलो बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां तक आप लोगों को समझ में आया बच्चों? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं सिंपली क्या बोलूं कि जो रेट है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बच्चों? रेट का फॉर्मूला लिख सकता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ऐसा लिख सकता हूं, और ये प्लस माइनस ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी, देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है जानते हो क्या? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर अपॉन टाइम। ये कह सकते हैं मोल पर लीटर अपॉन टाइम, या इसको अपन बोल सकते हैं मोलरिटी अपॉन सेकेंड। बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो। तो ये जो आई मेरे पास, ये किसके टर्म्स में आ गया? इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है क्या? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आगे क्या बात बच्चों? बताओ। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये ले लिया मैंने। ये किसके टर्म्स में लिख दिया बच्चों बताओ? ये मैंने किसके टर्म्स में लिख दिया? प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया ना, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी बच्चों देखो, एटीएम पर सेकेंड। हो गई बच्चों, एटीएम पर सेकेंड। इसको मैं क्या कह सकता हूं? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बच्चों इतना समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों। देखो, अगर आपको एक चीज समझनी हो, देखिए, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है।
यहां से देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू 0 पर ये a है, ये 0 है, टाइम t पर, है ना, t टाइम पर मान लीजिए इसमें से a माइनस एक्स और ये x हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि हमें चेंज इन कंसंट्रेशन देखना है, तो चेंज जब भी हमें देखना होता है तो अपन क्या देखते हैं बच्चों, पता है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या? चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या बच्चों? होता है। अब देखो बच्चों, रिएक्टेंट का फाइनल है a माइनस एक्स, इनिशियल है, देखो a माइनस एक्स माइनस ए, तो ये कितना आया बच्चों बताओ? ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स, इसका x माइनस 0 प्लस एक्स। आपको एक चीज दिख रही है क्या बच्चों? आपको एक चीज दिख रही है कि रिएक्टेंट के लिए चेंज माइनस में आ रहा है ना, रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन माइनस में आ रहा है ना बच्चों, माइनस में आ रहा है। अच्छा, माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस में क्यों आ रहा है बच्चों, बता सकते हैं? डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। एंड प्रोडक्ट के लिए क्या आ रहा है? प्रोडक्ट के लिए क्या आ रहा है? प्रोडक्ट के लिए क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? इंक्रीज करती है, ये तो पता ही होगा बच्चों, है ना। तो अब देखो बच्चों, जैसे अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट लिखनी होती, ठीक है ना, तो मैं ऐसा लिखता बच्चों, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? माइनस एक्स है बच्चों। तो एग्जैक्टली ये क्या आ गया? ये ऐसा आ गया क्या? एक्स अपॉन डेल्टा टी। बोलो, ये समझ में आया बच्चों? मैंने रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखा माइनस डेल्टा सी। अब वही मैं अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूं बच्चों, ठीक है ना, तो ऐसा लिखूंगा, तो प्लस ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया क्या बच्चों? बेटा समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अरे मैं अभी तक सिर्फ एक डेफिनेशन समझा रहा हूँ, अभी तक सिर्फ मैंने एक डेफिनेशन समझाई और कुछ नहीं समझाया मैंने आप लोगों को। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको ग्राफ से इंडिकेट करना चाहूँ, देखो कैसे। देखो, इधर मैं ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, इधर मैं ले लेता हूँ बच्चों टाइम। देखिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, धीरे 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 घटती जाएगी, है ना, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में 0 होगी और ये बढ़ती जाएगी, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, और ये प्रोडक्ट की। अब तो समझ में आया? रिएक्टेंट देखो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है क्या? बोलो बच्चों, बढ़ता जा रहा है क्या? बढ़ता जा रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ये कह सकते हैं, इट मीन्स चेंज इन concentration और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is known as rate of reaction। ठीक है ना। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है,
और रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने यूनिट पढ़ाई आप लोगों को। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? क्या इतना आपको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्या क्या कह रहा है? देखिए, concentration of reactant changes according to given equation, है ना? given equation क्या है हमारे पास? C equals to 2 minus 3t minus 5t square, है ना? क्या कहता है? calculate rate of reaction at 0 second and 2 second। ठीक है, क्या कह रहा है? concentration of reactant changes according to given equation, ये आपको इसने दे रखा है बच्चों, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमें इसने दे रखा है, ये किसकी दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन? ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी दे रखी है बच्चों? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की है ना? तो रिएक्टेंट के तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा आर ऑफ रिएक्टेंट माइनस, मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? बोलो, माइनस लगाऊंगा ना? माइनस लगाऊंगा, बोलो, और लिखूंगा डीसी बाई डी, या मैं कह सकता हूं बच्चों यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख दो, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब माइनस डी बाई डी टी, ये है 2 माइनस 3t माइनस 5t स्क्वायर। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मुझे क्या करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर लो, क्या दिक्कत है? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो 2 का तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस क्या हो जाएगा? 3, और ये हो गया आपका 10t। ये हुआ क्या बच्चों? बोलो, 0 प्लस 3 प्लस 10t, इसका ये आएगा। t के साथ डिफरेंशिएशन करने पर बच्चों ये आएगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं क्या कि एट 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड पर क्या होगी रेट? 0 तो था ही, है ना? ये 3 प्लस 10 इंटू 0, यानी ये आ गई 3 m पर सेकेंड। और फिर देखो बच्चों क्या, एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर क्या आ जाएगी आपका? 3 प्लस 10 इंटू 2, 23। ये आ गई क्या बच्चों? बताओ, ये आ गई क्या? आप लोगों को समझ में आई बात? आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे तो, ऐसे फिजिक्स में या मैथ्स में आप बहुत लंबे लंबे अच्छे अच्छे करते हो, ठीक है ना? आया बच्चों समझ में? आ गया प्यारे बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं बात करता हूं आपसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको देखो समझो। ये क्या होगा? फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है ना? आप बहुत लंबे टाइम के इंटरवल के लिए अगर इसको फाइंड आउट करो तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। समझ में आ रहा है? आपने 5 सेकंड 10 सेकंड इसके लिए अगर आपने फाइंड आउट किया ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अपन कैसे लिखेंगे देखो, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना? इसको अपन ऐसा लिखेंगे। अच्छा, अब देखो बच्चों सुनो, एवरेज के बाद मैं नेक्स्ट लेता हूं इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम फाइंड आउट करो, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए, समझ में आ गया क्या? ये क्या बच्चों, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो क्या बच्चों सुनो, वो है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड और rate of reaction at a particular time, ठीक है ना। तो इसको देखो बच्चों अपन कैसे लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं प्लस माइनस, ये लिखते हैं बच्चों। अब बेटा आप बताओ बच्चों, फिजिक्स में एक डेल्टा है और एक डी है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है थोड़ा अलग होता है कि नहीं होता? फिजिक्स में डेल्टा और डी, डेल्टा का मतलब लार्ज डिफरेंस के लिए होता है और डी का मतलब बहुत छोटे डिफरेंस के लिए होता है क्या? ये आप लोग जानते होंगे बच्चों, बोलो। तो मैंने सही लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा, कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, चलिए। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं आप लोगों से क्या करता हूं बेटा, देखिए एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं फटाफट। देखिए मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो बच्चों क्या, कि ए से ये 3b कह रहा है आप लोगों को, ठीक है। ए से 3b क्या कहता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट is represented in given graph, है ना। then calculate percentage of A at time t। अब मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। देखिए बच्चों, ये आपको दे रखा है बच्चों, देखो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, ठीक है। और आपको एक टाइम टी दिखा रहा होगा बच्चों, देखो ये टाइम टी, इस टाइम टी पर आपको क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ए है ना, वो बता दो। परसेंटेज ऑफ ए एट टाइम टी आप बता दीजिए बच्चों, या ऐसा कर दो, देखो इसको थोड़ा सा, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए, है ना, परसेंटेज ऑफ ए which has converted into B at टाइम टी, ये बताना है बच्चों। अब देखो बेटा एक चीज बताओ, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा सुनो, मान लो ये ए है और ये 3b है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं बोलता हूं कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर मान लो ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। और एट टाइम t पर इसमें से x चला जाए, तो a में से अगर x चला जाएगा तो b का कितना बनेगा बच्चों बताओ। a में से अगर x चला जाएगा तो b का 3x बनेगा क्या? बोलो बच्चों, 3x बनेगा ना।
पक्का समझ में आ गया? 1 से 3 बन रहा है। तो अब देखो बच्चों सुनो, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि टाइम टी पर जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी ए की है वो कॉन्सेंट्रेशन आपकी बी की है क्या? बताओ। एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों इक्वल है क्या? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, है बच्चों, दोनों की टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की इक्वल है क्या? भाई आप मुझे बताओ, मैंने स्टार्टिंग में ए की 1 ले ली, बी की 0। अब ए का जब 1 जाता है तो बी का 3 बनता है, तो ए का अगर x गया तो बी का 3x बन गया क्या? बन गया। और टाइम टी पर दोनों इक्वल है, तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, यानी 1 आ गया 4x, यानी x क्या आ गया 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों। यानी x 1/4 आने का मतलब a का कितना परसेंट b में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों बताओ? आपने a का 1 लिया था, उसमें से 1/4 चला गया, तो मैं कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं बच्चों, इट मीन्स 25% of a has converted into b at time t। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया है क्या? अनिरुद्ध सिंह राठौड़ समझ में आया तेरे को? अनिरुद्ध सिंह राठौड़, निखिल भाटिया, आया समझ में? देखो बच्चों टाइम टी पर ध्यान दीजिए, टाइम टी पर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, दिख रहा है क्या? टाइम टी पर जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस टाइम टी पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है कि नहीं है? तो मैंने दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दी, इक्वल कर दी कि नहीं कर दी? इक्वल कर दी ना। अब देखो बच्चों एक बताओ क्वेश्चन और, मैंने ऐसा किया, देखो बेटा, मान लो एक रिएक्शन दे रखी है, ए से मुझे मिल रहा है n मोल्स ऑफ, ये लिखा मैंने, ठीक है, क्या कहता है, एट टाइम टी 40% ऑफ ए हैज कन्वर्टेड इनटू बी, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ n क्या होगी इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1m। और ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है बच्चों, देखो ये ग्राफ इस तरह से इसने दे रखा है बच्चों, ये ए है, ये बी है, कंसंट्रेशन है, और ये टाइम है, और ये टी है। अब बताओ बच्चों, क्या टाइम टी पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है क्या? क्या टाइम टी पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है क्या? है बच्चों? तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, प्रज्ञा फलोदिया वापस ढंग से सोल्व करो। देखो हमारे पास बच्चों ये ए से बन रहा है एन बी, टी इक्वल्स टू 0 पर हमने इसका 1 ले रखा है, इसका 0 है। टाइम टी पर इसमें से कितना चला गया बताओ? टाइम टी पर इसमें से कितना चला गया? 40%। 40% का मतलब 40% का मतलब 0.4 होता है क्या? 40% का मतलब 0.4 हो गया क्या बच्चों? 40%। तो अब बताओ, एक के लिए 0.4 चला गया, तो एन के लिए कितना बन जाएगा बताओ बच्चों? एन के लिए कितना बन जाएगा? 0.4n बन जाएगा क्या? बन जाएगा? बन जाएगा?
अब बताओ, ये बच गया 0.6, ये हो गया 0.4 n। अपन क्या कह सकते हैं कि एट टाइम t 0.6 0.4 n, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों बताओ? 3/2 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई क्या? अरे n की वैल्यू 3/2 आ गई। समझ में आया है क्या बच्चों? बोलो हाँ। समझ में आ गया बच्चों? जहां ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, जहां ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर क्या हो रहा है बच्चों? समझ पा रहे हो आप लोग? वहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? वहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है ना बच्चों? फिर देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, क्या? है ना, ए से मिल रहा है बी प्लस हाफ मोल्स ऑफ सी। क्या कहता है? इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 100 mm Hg, है ना? एंड आफ्टर 5 minutes the total pressure was found to be 120 mmHg. Then calculate rate of disappearance of A in mmHg पर सेकेंड। ये बताना है बच्चों, ठीक है ना? ये हम लोगों को बताना है। क्या कह रहा है? एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें ए का इनिशियल प्रेशर 100 mmHg दे रखा है। 5 मिनट बाद इसने बोल दिया कि टोटल प्रेशर 120 है, तो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इन mmHg आपको बताना है बच्चों। अब हम इसको कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, जरा देखिए बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों? सुनो, हमारे पास इक्वेशन ये है क्या? देखिए बच्चों, अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर चलूं, तो 0 पर ये 100 है, ये 0 है, ठीक है ना? और अगर मैं 5 मिनट पर आऊं, तो 100 में से अगर x जाए, ठीक है ना, तो बच्चों बताओ b का कितना बनेगा? b का x बनेगा और c का x/2 बनेगा क्या? b का x बनेगा, c का x/2 बनेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मिनट पर जो प्रेशर होगा वो ए और सी तीनों के कारण होगा कि नहीं होगा? 5 मिनट पर जो प्रेशर होगा, बी और सी तीनों कारण होगा क्या? तो बोलो बच्चों, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना? 100 माइनस एक्स प्लस x/2 कितना दे रहा है इसमें? 120 दे रहा है, 120 दे रहा है बच्चों, 120 दे रहा है। तो यहां से देखो बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 40 mmHg आ गई क्या? x की वैल्यू 40 mmHg आ गई। बोलो बच्चों, पहले x की वैल्यू समझ में आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई, वही तो चेंज इन प्रेशर है ना? पलक दुबे, समझ में आ रहा है? पलक दुबे, तो बच्चों बताओ, x है वही तो चेंज इन प्रेशर है। अरे जो चेंज हुआ है वही तो प्रेशर है, ठीक है ना? तो अब बताओ बच्चों, मैं क्या कह सकता हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन में कह सकता हूँ 40। अच्छा, इस चेंज को होने में, इस चेंज को होने में कितना टाइम लगा? इस चेंज को होने में कितना टाइम लगा? 0 से 5 मिनट, यानी 5 मिनट लगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? 5 × 60 ये लगा बच्चों, यानी मैं क्या कह सकता हूँ? 40 अपॉन ये कर सकता हूँ बच्चों। बोलो बेटा, ऐसा कह सकता हूँ?
तो यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा क्या हो गया बच्चों, 2/15 mmHg पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों कुछ समझ में आया है क्या तुम लोगों को? आ गया क्या भाई? विनम्र जोशी के आंसर निकल गया, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, देखिए रेट एक्सप्रेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये अपने को सीखना है अब। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब इसको कैसे सीखना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको एक रिएक्शन ले लेता हूं बच्चों, मैं मान लो N2 प्लस 3H2 2NH3, ये ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। N2 प्लस 3H2 2NH3। अब देखो बेटा, मान लो T इक्वल्स टू 0 पर इसके मोल्स A है, कंसंट्रेशन A है, इसकी B है, इसकी 0 है, ठीक है। और मैंने ऐसा बोला कि एट टाइम T पर अगर बताओ नाइट्रोजन का X मोल जाएगा तो हाइड्रोजन का कितना जाएगा बच्चों, बता सकते हैं आप? हाइड्रोजन का कितना जाएगा? 3x जाएगा क्या? जाएगा। अच्छा बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? 2x। पहले बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया क्या? ये समझ में आया? तो बच्चों बताओ, नाइट्रोजन के लिए जो चेंज आया वो x का आया, हाइड्रोजन के लिए जो चेंज आया वो 3x का आया, और इसके लिए जो चेंज आया वो 2x का आया। सही है क्या? ये जो जो माइनस हुआ है और इसका जो प्लस हुआ वही तो चेंज है। अरे बोलो बच्चों, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में x का चेंज आया क्या? तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू N2, है ना, रेट विद रिस्पेक्ट टू N2। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा बच्चों देखो माइनस डी N2 अपॉन dt। सबसे पहले बताओ बच्चों, मैंने माइनस क्यों लगाया? आप बता सकते हो क्या? मैंने माइनस क्यों लगाया बच्चों, बता सकते हैं आप? क्योंकि रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो ये कितने का चेंज आया बच्चों? x का चेंज आया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, x बाई टी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ भैया, फिर देखो, फिर अगर मैं बोलूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू, बोलो बच्चों, H2, ये लिखोगे क्या? ये लिखोगे माइनस DH2। अब बोलो इसके लिए जो चेंज आया वो कितना आया? इसके लिए जो चेंज आया वो 3x का आया क्या? 3x बाई टी आएगा बच्चों, 3x बाई टी। अच्छा बताओ, फिर मैं अगर आपसे बोलूं क्या रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, तो यहां बच्चों प्लस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, और ये क्या हो जाएगा? 2x बाई टी। पहले ईमानदारी से बताओ बच्चों, ये आपको सबको समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या बच्चों? किसी को कोई डाउट है क्या, छोटा मोटा? किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है तो बोल जाओ। किसी को ये तो नहीं लग रहा है ये माइनस प्लस क्यों लगाया, समझ में आ गया क्या? अरे माइनस प्लस क्यों लगाया, समझ में आ गया?
डी कौन सा कैंसिल हो गया? अरे डी कहाँ कैंसिल किया मैंने? हो गया भैया। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इनमें सब में एक चीज बोलूं, क्या सब में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या आपको? बोलो बच्चों, क्या सब में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है एक्स बाई टी? अगर मैं सबके अकॉर्डिंग एक्स बाई टी की वैल्यू निकालूं बच्चों, देखो सबके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्स बाई टी की वैल्यू निकालूं तो देखो बेटा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आएगा क्या? माइनस टी एन टू अपॉन डी टी। ये तो ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन के लिए अगर मैं एक्स बाई टी की वैल्यू निकालूं हाइड्रोजन के टर्म्स में, तो क्या ये आई क्या बच्चों बताओ? ये आई क्या? टी को उधर पटकूंगा, टी को उधर पटकूंगा ले जाके, तो ये बन जाएगा क्या? इस थ्री को जब मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये बनेगा। और यहाँ क्या आएगी बच्चों बताओ? डी एन एस थ्री अपॉन डी टी। ये बोलो बच्चों, ये आ जाएगी क्या? ये आ जाएगी क्या नवाबों? बोलो बच्चों, आपको समझ में आया? हमें x बाई टी निकालना है, तो x बाई टी निकालना है तो इधर तो कुछ नहीं है, यहां से x बाई टी कैसे निकालोगे? अरे सिंपल मैथ्स है, तुम 12th बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या आएगा तुम्हें? टी एच टू, ये थ्री इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे थ्री इधर आ जाएगा ना। और अगर मैं यहां से x बाई टी निकालूं तो फिर क्या हो जाएगा? टी एन एस थ्री बाई डी टी। ये आ गया क्या? अरे आया क्या समझ में नवाबों तुम्हें? ठीक है भैया। अब एक चीज बताओ बच्चों, अब आप अगर इसमें एक चीज देखो ना, चलो मैं इसको यहाँ पे 1/1 लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए, जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। क्या उसी कोफिशिएंट से आपने इनको एक तरह से डिवाइड किया है क्या बच्चों बताओ? क्या उन्हीं कोफिशिएंट से आपने डिवाइड कर रखा है क्या? 1, 3 और 2। बोलो बच्चों, क्या उन्हीं कोफिशिएंट से आपने डिवाइड कर रखा है क्या? नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है। क्या उन्हीं कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर रखा है क्या? कर रखा है क्या बच्चों? बोलो, कर रखा है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या अभी ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये वैल्यू सबकी इक्वल है ना? सबकी वैल्यू एक्स बाई टी है ना? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो बच्चों, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है देखो बच्चों, ये है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन है बच्चों। फिर बच्चों बताओ ये क्या है? ये मैं बोल सकता हूँ क्या? मेरी बात को समझना, आपको जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ ना वो अभी आ जाएगी झटके में। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 3। और ये क्या है देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया बच्चों? अब इसे एक चीज समझाता हूं आपको, अगर नहीं समझाया तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा सुनो, मैं कह रहा हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन का 3 टाइम्स है। क्या ये बात सही है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन का 3 टाइम्स है। एग्जैक्टली ये बात सही है क्या? देखो, जब नाइट्रोजन का 1 मोल जा रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मोल जा रहे हैं बच्चों बताओ? जब नाइट्रोजन का 1 मोल जा रहा है तो हाइड्रोजन के 3 मोल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो ये बात समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि इसकी जस्ट 3 टाइम हो गई? यही तो आ रही है देखो आप हाइड्रोजन के लिए, अरे हाइड्रोजन के लिए तो आ रही है ना। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं आपसे बोलूं कि अमोनिया की विद रिस्पेक्ट टू, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन,
तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, सॉरी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं एक बार, चलो इंटू 2। आप बताओ नाइट्रोजन का जब 1 मोल जाता है तो अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं क्या? अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं क्या? देखो इस इक्वेशन में कुछ समझ में आ रहा है क्या? हम्म, अब बताओ अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो 2/3 ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ अमोनिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2/3 हुई कि नहीं हुई? ईमानदारी से बताओ बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या बच्चों? कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस लगा दो, प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस लगा दो, लगा दिया बच्चों, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, देखो मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना? इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, अरे 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा ना 2/3। अरे विनम्र जोशी 2 समझ में नहीं आएगा तेरे को? मैथ्स पढ़िएगा भी थोड़ी बहुत। ये 2 इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये इस साइड है? अरे 2 इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो लिखा हुआ है ना, दिख नहीं रहेगा? 2/3 नहीं दिख रहा है क्या तेरे को लिखा हुआ? अरे समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? हाँ भैया। अरे बेटा इन दोनों को जब तू इक्वल करेगा तो ये इक्वल है, तो 2 इधर लेके आएगा तभी तो होगा ना 2/3। हाँ भैया देखो सुनो, एक सिंपल अगर अपन एक जनरल इक्वेशन को कंसीडर करें, ठीक है ना? देखिए मान लो एक एक जनरल इक्वेशन लेता हूं मैं आपके सामने, देखिए बेटा M1A M2B, ठीक है क्या? N1A सॉरी N1, ऐसा कर लेते हैं बच्चों, N1C N2D, ये ले लिया बच्चों ने। अब देखो बेटा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कैसे लिखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। देखो सबसे पहले बताओ बच्चों, इसमें ए और बी रिएक्टेंट है क्या? ए और बी रिएक्टेंट है क्या? बताइए बच्चों। तो कैसे लिखोगे, देखो माइनस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dA/dt, और इसको मैं डिवाइड करूंगा क्या, जो इसके मोल है M1 उससे मैं डिवाइड करूंगा, फिर मैंने क्या लिखा माइनस dB/dt, और इसको मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, ये M1 है ये M2 है बच्चों, समझ में आया क्या? अरे मोल से डिवाइड किया है क्या? फिर देखो क्या, ये प्लस में हो जाएगा बच्चों dC/dt, और ये आ गया N1, फिर ये क्या आ गया dD/dt, ये आ गया मेरे पास। देखो दो चीजें सिंपल सी ध्यान रख लीजिए, क्या? दो चीजें सिंपल सी ये ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्या ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट के आगे क्या लगाना है आपको, रिएक्टेंट के आगे लगाना है माइनस, लगाना है प्लस, ये लगाएंगे आप लोग, बोलो रिएक्टेंट के आगे लगाएंगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे लगाएंगे प्लस, ये करेंगे बच्चों। जैसे देखो बच्चों एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, क्या मैंने ऐसे लिखा बच्चों 2A से 3B, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है आप लोगों को? इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है 2 और 3। अब मैं इसकी रेट क्या लिखूंगा, देखो बच्चों बताओ, मैं ऐसा लिखूंगा क्या, मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्या माइनस dA/dt, इनटू क्या करूंगा 1/,
फिर माइनस सॉरी प्लस dB बाई dt इंटू 1/3, ये करूंगा क्या? अरे बच्चों समझ में आया? इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 2 के लिए रेट अगर ये है तो 1 के लिए रेट क्या होगी? डिवाइड करोगे ना? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के मोल कितने कितने हैं? एक का मोल 2 है, एक का मोल 3 है, ठीक है ना? तो 2 मोल एक की रेट, 2 मोल एक के लिए मान लीजिए इसकी रेट ये आ रही है, ठीक है ना? तो बताओ बच्चों 1 मोल एक की रेट क्या आएगी? माइनस डी ए बाई डी टी। डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे बच्चों? करोगे ना? अब देखो अगर मैं बोलूं 3 मोल बी की जो रेट है वो ये है dB बाई dt, तो आप मुझे बताओ बच्चों 1 मोल बी की रेट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? dB बाई dt, ये आ जाएगी क्या? आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने दोनों की जो रेट है वो 1 मोल पे ले ली क्या? ए की भी 1 मोल पे ले ली और बी की भी 1 मोल पे ले ली, तो 1 मोल पे जो रेट ली क्या मैं उन दोनों को इक्वल कर सकता हूं क्या? अरे दोनों की इक्वल कर सकता हूं। ऐसे समझो आपने आलू लिए 10 किलो और प्याज लिए 5 किलो, 10 किलो आलू के लगे मान लीजिए 200 रुपए और 5 किलो आलू के लगे मान लीजिए 100 रुपए, तो दोनों के एक के पता कर लीजिए कितने लगे, फिर तो वो एक रेट पर आ जाएंगे ना? अरे फिर तो वो एक यूनिट पर आ जाएंगे ना? एक के 10 किलो एक के 5 किलो, लेकिन मैं 1 kg का निकाल लूं तो पता लग जाएगा ना बच्चों? अरे कुछ समझ में आया क्या नवाबो तुम्हें? आ गए क्या? पक्का आ गया बच्चों समझ में? तो क्या करना है, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगेगा, और जो कोफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ये लिया N2O, ठीक है, N2 प्लस हाफ O2, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? N2O का 1 है, N2 का 1 है, O2 का हाफ है, तो देखो बच्चों क्या होगा? माइनस dN2O बाई dt, ये dN2 बाई dt और dO2 बाई dt, और इसके मोल कितने हैं? 1/2, तो इसको डिवाइड ऐसे करोगे ना बच्चों 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, एक तरह से क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा क्या? dO2 बाई dt, ये ऐसा आ जाएगा। अरे ऐसा आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों? बोलो समझ में आया क्या? आ गया बच्चों सबको समझ में? बेटा सबको क्लियर है क्या? चलिए तो बाकी कल लेते हैं बेटा, ठीक है ना? बाकी कल करते हैं फिर अपन।